हाय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज कॉन्स्टिट्यूशन में हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे: मेथड ऑफ इलेक्शन, क्वालिफिकेशन, टर्म्स ऑफ ऑफिस, कंडीशन ऑफ ऑफिस और ओथ किसके अंडर लेते हैं प्रेसिडेंट। जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट का वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब जो पूरी पॉपुलेशन है वो वोट नहीं करती, इनका अलग कॉलेज होता है वोटिंग के लिए। हमारे जो सिलेक्टेड मेंबर्स हैं, एमपीज़ एमएलएज, हमारी जगह वो वोट डालते हैं और वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थे उनने इसलिए प्रोविज़न रखा क्योंकि हमारी जो देश की पूरी जनता है, अगर वो वोट करने आती है, एक और इलेक्शन किया जाता है तो टाइम, एनर्जी और पैसा वेस्ट होगा। एंड सेकेंडली, मोर ओवर, रियल पावर मिनिस्ट्री में है, वहाँ पे तो इलेक्शन हो ही रहा है डेमोक्रेटिकली। पूरी इलेक्टोरल कॉलेज जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। जो प्रेसिडेंट हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हम कह सकते हैं, तो उसके लिए डायरेक्ट इलेक्शन का इतना नीड नहीं है। ये दोनों पॉइंट्स को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने ये सही समझा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन कराया जाए। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हम विधानसभा, लोकसभा या फिर लोकल इलेक्शन के लिए वोट डालते हैं, एक बैलेट पे हमारे जो उम्मीदवार, हम जिन्हें वोट देना चाहते हैं, उन पे क्लिक करते हैं, उन पे उनका बटन दबाते हैं और डायरेक्ट हमारा वोट उनको जाता है। लेकिन इस सिस्टम में थोड़ा अलग प्रोसीजर है। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, जो भी वोट कर रहे हैं, जो भी मेंबर्स वोट कर रहे हैं, उनके पास एक स्लिप कह सकते हैं रहती है। उस स्लिप में जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, उनके नाम लिखे रहते हैं और उसके आगे एक बॉक्स बना रहता है। उसमें वोटर्स को ये लिखना रहता है कि आप किस कंटेस्टेंट को कौन सा प्रेफरेंस दे रहे हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट में लिखा है राहुल को, ये नाम मैंने एग्जांपल ही लिए हैं, रैंडम नाम लिए हैं। फर्स्ट जो टिकट है, जो स्लिप है, इसमें राहुल को फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई है, देन वरुण को सेकंड, ऐसे करके 1 2 3 4 प्रेफरेंस दी गई है। तो ऐसे सारे जब इलेक्टर्स वोट करेंगे तो जो भी फर्स्ट प्रेफरेंस वाला है उनका वोट उसको जाएगा जिसको उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया। जैसे ने राहुल को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है तो राहुल को ये वोट चला जाएगा। देन जहाँ पे वरुण को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, जो फर्स्ट चॉइस वरुण रखा है, वो वोट वरुण को चला जाएगा। ऐसे करके जितने भी वोट्स हैं सारे इनके कंटेस्टेंट के बॉक्स में जाके कलेक्ट हो जाएंगे, देन उनकी काउंटिंग होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कहते हैं कि वरुण को सबसे ज़्यादा वोट मिले, जो भी क्राइटेरिया था, जितने वोट्स उन्हें चाहिए थे। हमारे यहाँ इंडिया में 50% प्लस वोट्स चाहिए रहते हैं। अगर वरुण को 50% प्लस वोट्स आ गए हैं तो ही विल बी डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, क्योंकि 50% से ज़्यादा लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस वरुण को ही रखा है। लेकिन मान लीजिए ऐसा नहीं होता है। अगर 50% मान लीजिए कि वोट्स रिक्वायर्ड हैं जीतने के लिए और वरुण को 40% ही मिलते हैं, राहुल को, अंजलि को और साक्षी को कम मिलते हैं, तो फिर ये देखा जाएगा कि जो सबसे कम वोट जिस कंटेस्टेंट को मिले हैं उन्हें डिस्क्वालीफाई करके उनके बॉक्स में से जितने भी स्लिप्स हैं वो निकाल के उन स्लिप्स का जो सेकंड प्रेफरेंस है वो देखा जाएगा। जैसे साक्षी की एक स्लिप, हमने जो एग्जांपल दिया है, साक्षी एलिमिनेट हो गई हैं, इनकी स्लिप में सेकंड प्रेफरेंस अंजलि को दिया गया है, तो इनका ये वोट अंजलि को चला जाएगा। और ऐसा तब तक किया जाएगा जब तक कोई एक पर्सन, एक कंटेस्टेंट मेजॉरिटी वोट नहीं ले आता, जितना क्राइटेरिया चाहिए जीतने के लिए वोट उतने नहीं ले आता। ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जैसे साक्षी के वोट्स ट्रांसफ़र हुए थे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम देखेंगे इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, उसमें कौन कौन मेंबर्स रहते हैं, कौन कौन वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए।
आर्टिकल 54 में लिखा है कि एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने हैं इलेक्टेड मेंबर्स, मतलब जो एमपीज हैं राज्यसभा के भी और लोकसभा के भी, देन लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, जितने भी राज्य हैं सभी राज्य के एमएलएज, एंड थर्डली यूटी यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी जहाँ पे असेंबलीज हैं तो वहाँ के भी एमएलएज, इन सब को मिला के बनेगा इलेक्टोरल कॉलेज। ये सब लोग वोट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। जैसे 2007 और 2000 के प्रेसिडेंशियल इलेक्ट में 4896 मेंबर्स थे, जिसमें 543 लोकसभा के मेंबर्स थे, एमपीज थे, 233 राज्यसभा के एमपीज थे, और 4120 ऑल ओवर इंडिया से जो असेंबली है, स्टेट असेंबलीज हैं, ये पुडुचेरी और दिल्ली की मिला के 4120 एमएलएस थे ऐसे। ये इलेक्टोरल कॉलेज एक एग्जांपल दिया है मैंने 2007 और 2012 का। अब आर्टिकल 55 पे आ जाएं तो पहली बात तो ये करता है कि एज फार एज प्रैक्टिकेबल जितने राज्य हैं कोशिश ये की जाएगी कि सबका बराबर रिप्रेजेंटेशन हो स्टेट्स का, सारे स्टेट्स का इलेक्शन में। देन सेकेंडली एमपीज और एमएलएस के वोट का काउंट कितना होगा, वेटेज कितना होगा, मतलब एक एमएलए के पास कितने वोट होंगे। हर कंटेस्टेंट स्लिप तो एक ही डालेगा लेकिन उसमें नंबर ऑफ वोट, मतलब उसकी वैल्यू कितनी रहेगी। तो जो एमएलएस हैं स्टेट के, उनके पास जो नंबर, हर एमएलए के पास नंबर ऑफ वोट रहेंगे, वो कैलकुलेट हम ऐसे करेंगे कि उस स्टेट की पॉपुलेशन जो है उसको हम डिवाइड करेंगे कि उस स्टेट में मेंबर्स कितने हैं असेंबली में, मतलब कितने एमएलएज हैं, और उसको 1000 से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि एमपी की पॉपुलेशन है 50 लाख, ये सिर्फ एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ, पॉपुलेशन दरअसल तो बहुत ज़्यादा ही होगी। एमपी की पॉपुलेशन अगर 50 लाख है और हमारे असेंबली में मेंबर्स हैं, एमएलएस का नंबर है 50, तो हम 50 लाख को पहले 1000 से डिवाइड करेंगे, जिससे कि हमारे पास आता है 5000। अब 5000 को डिवाइड करेंगे 50 से, जो नंबर ऑफ एमएलएज हैं हमारी असेंबली में, तो हमारे पास आएगा 100। तो एमपी के हर एमएलए का पास 100 वोट रहेंगे। अब इसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पास नंबर ऑफ वोट्स जो रहेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ वोट ऑफ एमएलएज, मतलब पूरे इंडिया में जितने एमएलएज हैं उनके सारे वोट्स को ऐड करेंगे, नंबर ऑफ वोट्स को ऐड करेंगे जैसे हमने ऊपर निकाला था उससे, और उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज से। जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एलिजिबल हैं वोटिंग के लिए उस नंबर से हम डिवाइड कर देंगे, तो एक एमपी का नंबर ऑफ वोट आ जाएगा हमारे पास। यानी कि सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास सेम नंबर ऑफ वोट रहते हैं, और एमएलएस के वोट स्टेट वाइज चेंज होते हैं। एक स्टेट के एमएलए जितने हैं उन सब के पास सेम नंबर ऑफ वोट रहेंगे, लेकिन अलग अलग स्टेट के एमएलएस के नंबर ऑफ वोट वेरी कर सकते हैं। अभी आर्टिकल 55 में ही लिखा है कि पॉपुलेशन जो हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ वोट्स निकालने के लिए, वो 1971 के सेंसस की पॉपुलेशन यूज़ करेंगे। अब आर्टिकल 62 कहता है कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो 5 साल के पहले पहले हो जाना चाहिए। मतलब आप जानते ही होंगे हर प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल का रहता है, तो जो प्रेसिडेंट हैं उनका टर्म ख़त्म होने से पहले इलेक्शन हो जाना चाहिए ताकि गैप ना आए। और अगर वैकेंसी आती है डेथ, रेजिग्नेशन या रिमूवल या ऐसे किसी कॉज से कि 5 साल के पहले ही जो प्रेसिडेंट हैं वो नहीं है पोस्ट पर, प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट है, उस केस में जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाना चाहिए। और 6 महीने का यहाँ पे बार दे रखा है कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो ही जाना चाहिए वैकेंसी के आने के अंदर। और इस केस में जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट आएंगे वो अपना पूरा 5 ईयर टर्म एंजॉय करके जाएंगे। ऐसा नहीं कि पिछले प्रेसिडेंट 2 साल
के लिए थे, उसके बाद वैकेंसी आ गई तो जो नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वो 3 साल ही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वो पूरे 5 साल के लिए रहेंगे। ये हो गई इलेक्शंस की बात। अब 58 आर्टिकल 58 बताता है कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ही शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, देन ही शैल बी 35 years or more. He shall have completed the age of 35 years. और उनके पास ऐसे क्वालिफिकेशन होने चाहिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चाहिए रहते हैं। एक और बार है कि ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट या और कोई ऐसी अथॉरिटी जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल है। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि कोई सिटिंग प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है या गवर्नर है किसी स्टेट का या मिनिस्टर है यूनियन या स्टेट में, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं रहेगा ये फोर्थ कंडीशन के कारण। हालांकि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं, लेकिन ये लोग डिस्क्वालीफाइड नहीं रहेंगे इलेक्शन में कंटेस्ट करने से। अब आर्टिकल 57 क्लियर करता है कि जो एक बार प्रेसिडेंट इलेक्टेड हैं वो री इलेक्शन के लिए भी कंटेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बार नहीं है। देन जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ही कराता है हमारा। ये प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 के सेक्शन 4 में दिया गया है। ये पॉइंट भी आप रिमेंबर कर सकते हैं। देन आर्टिकल 56 बताता है कि टर्म क्या रहेगा प्रेसिडेंट का और रेजिग्नेशन करके और किस तरह से उन्हें ऑफिस वेकेंट करवाया जा सकता है। एक तो ये पॉइंट है कि प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 years। जब वो ऑफिस में आ रहे हैं, ओथ ले रहे हैं, तब से 5 साल तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे। ये आप सबको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पता ही होगा। देन वो 5 साल का पूरा टर्म एंजॉय करेंगे अनलेस वो इन 3 रीज़न से पोस्ट से चले जाते हैं। एक तो वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं। ये रेजिग्नेशन अगर वो देना चाहें तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे, और वाइस प्रेसिडेंट को जब ऐसा रेजिग्नेशन मिलता है तो वो कम्युनिकेट करेंगे हाउस ऑफ पीपल के स्पीकर को। देन इसके अलावा इम्पीचमेंट के द्वारा उन्हें 5 साल से पहले ही हटाया जा सकता है। आर्टिकल 61 में दे रखा है इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसीजर क्या रहता है, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। देन एक और पॉइंट इसमें है कि नॉट विथस्टैंडिंग एक्सपिरेशन ऑफ हिज टर्म, मतलब मान लीजिए प्रेसिडेंट हैं, उनके 5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन नेक्स्ट प्रेसिडेंट अभी इलेक्ट नहीं हुए हैं, ऑफिस में नहीं आए हैं, तो वो ऑफिस होल्ड करते रहेंगे, ऑफिस में ही रहेंगे, प्रेसिडेंट बने रहेंगे जब तक सक्सेसर आते नहीं हैं, ताकि प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट ना रहे या और किसी को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाने की जगह वो ही अपना ऑफिस होल्ड करते रहेंगे। आर्टिकल 59 कुछ कंडीशंस बताता है। एक तो ये कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं रहेंगे प्रेसिडेंट। अगर कोई एमपी या एमएलए प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं तो उनकी असेंबली या पार्लियामेंट में सीट पोस्ट वेकेंट हो जाएगी जब वो प्रेसिडेंट का ऑफिस एंटर करते हैं। देन प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देन प्रेसिडेंट शैल बी इंटाइटल्ड, उनको अपना ऑफिशियल रेसिडेंस मिलेगा और ऐसे अलाउंसेस, सैलरी, प्रिविलेजेस मिलेंगे जो पार्लियामेंट बाय लॉ बनाए, लेकिन उनके एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस उनकी टर्म के दौरान डिसएडवांटेज में चेंज नहीं किए जाएंगे कि एक बार वो इलेक्ट हो गए उसके बाद उनकी सैलरी कम कर दी या कुछ अदर अलाउंसेस डिमिनिश कर दिया। ऐसा आर्टिकल 59 प्रोहिबिट करता है। देन आर्टिकल 60 बताता है कि प्रेसिडेंट जो ओथ लेंगे ऑफिस में एंटर होने से पहले, या कोई और भी प्रेसिडेंट का ऑफिस एंटर करता है, एक्टिंग प्रेसिडेंट के जो प्रोविज़न है, कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट भी ऑफिस में एंटर होता है उससे पहले उन्हें ओथ लेनी रहेगी
इसमें क्या ओथ है वो भी लिखा है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो एडमिनिस्टर कराएंगे ओथ प्रेसिडेंट की। और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज, जो चीफ जस्टिस के बाद है, वो ओथ एडमिनिस्टर कराएंगे। ये हमने डिस्कस किया प्रेसिडेंट के इलेक्शन और कुछ टॉपिक्स कॉन्स्टिट्यूशन में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, गुड बाय।